दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी गुस्सैल पति का मासूम वाइफ। ये कहानी का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। जब साक्षी को पता चला कि आरव पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं, दूसरी ओर गुस्सैल और सख्त स्वभाव का आरव धीरे धीरे साक्षी की मासूमियत से प्रभावित होने लगा। साड़ी पहनाने वाला पल, साक्षी के जले हुए हाथ पर उसका पछतावा और फिर उसे बाहों में भर लेना उनके रिश्ते में बदलाव की शुरुआत बना। अंत में नाराज साक्षी सोफे से गिर गई और आरव उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए मजबूर हो गया। अब कहानी में आगे। आरव झुका और साक्षी को अपनी गोद में उठा लेता है। गॉड, लड़की कुछ खाती भी है, इतनी हल्की। इसके और बनी के वजन में कुछ भी फर्क नहीं पता चल रहा है, बोलकर उसने साक्षी को बिस्तर पे लेटाया। पर जैसे ही उठने को हुआ, उसका नाइट सूट के बटन में साक्षी का बाल उलझ गए थे। उसके बालों को वह अपने बटन में से निकालने की कोशिश करता रहा और उसकी नज़र उन बालों से ज़्यादा साक्षी के चेहरे पर घूम रही थी। थोड़ा सा झुककर उसने साक्षी के माथे को चूम लिया और बोला, सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हुआ। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। साक्षी थोड़ा सा कसमसाने लगी। आरव झट से उसके बगल में लेटकर अब उसके माथे को सहलाने लगा और उसे सुलाने लगा। वह खुद भी उसके बगल में जाकर लेटा था। वह अभी सोना नहीं चाहता था, पर खुद भी सो गया। सुबह सुबह जब साक्षी की नींद खुली तो उसने अपने आप को फिर से आरव की बाहों में पाया। वो कंफ्यूज थी। वह तो सोफे पर सोई थी, यहाँ कैसे आई? और उसी कंफ्यूजन में उसने उठने के लिए अपना सिर आगे खींचा कि उसके मुंह से आह की आवाज़ निकली। आरव भी आवाज़ सुनकर उठ गया। क्या हुआ? मेरे बाल, साक्षी के बाल रात को ही आरव के शर्ट के बटन में फंस गए थे और आरव उन्हें निकालना भूल गया था। हाँ रुको, कहकर आरव उसे इधर उधर घुमाने लगा, पर बाल थे कि और उलझते ही जा रहे थे। तुम्हें कौन कहता है रात को सोते टाइम बाल खोलकर सोने के लिए, खासकर तब जब 1 मीटर लंबे बाल लेकर चलती हो? इरिटेट होकर आरव ने कहा। मुझे चोटी में नींद नहीं आती, साक्षी ने झट से जवाब दिया। तो अपनी जगह पर जाकर सोती ना। यहाँ आरव ने अपनी गलती साक्षी पर डालते हुए कहा। यहाँ आकर सोने के लिए किसने कहा था? मुझे नहीं पता, मैं तो कल सोफे पर ही सोई थी, यहाँ पर कैसे आ गई? भोलेपन से सिर खुजाते हुए साक्षी बोली। तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया था, ऐसी अपनी गोद में उठाकर? कहते हुए आरव ने अपनी हाथों का इशारा किया। नहीं, आप क्यों नाराज़ हो रहे हो? मैं आपको कहाँ ब्लेम कर रही हूँ। सोते टाइम मुझे कुछ होश नहीं रहता, हो सकता है मैं तभी यहाँ उठकर आ गई हो। सॉरी कहकर साक्षी ने अपने हाथ बढ़ाए और अपने बालों को सुलझाने की कोशिश करने लगी। साक्षी काफ़ी देर तक अपने बालों को आरव के शर्ट के बटन से निकालने की कोशिश करती रही। आरव की नज़र इस वक्त अपने ही उलझन में उलझी हुई साक्षी के ऊपर थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिर वही तो उठाकर लाया था साक्षी को यहाँ पर, और खुद ही चोरी करके सीना जोरी भी कर रहा था। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद वह अपने बालों को निकालकर बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। साक्षी के वहाँ से जाते ही आरव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, यह तो अच्छा है, अपना ब्लेम मैं उसके ऊपर डाल सकता हूँ, कहकर वह खुद में ही मुस्कुरा दिया। आरव साक्षी की मासूमियत में एक ही दिन में बहकने लगा था और शायद यही उसे अपने आप में गुस्सा दिला रहा था। जिस इंसान को सालों से साथ रहे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एक दिन पहले आई हुई उस लड़की ने उसे बदलना शुरू कर दिया था। एक ही दिन में उसने अपने आप को साक्षी के सामने इतना लाचार कर दिया था कि वह साक्षी को देखे बिना रह भी नहीं पा रहा था। अपने आप को ऐसा करता देखकर खुद से नाराज़ भी हो जाया करता था।
वह जिम की ओर चला गया, जबकि साक्षी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आज सभी जल्दी घर आने वाले थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी रीता के बर्थडे में जाना था। घर के सभी औरतें दोपहर से ही तैयार होना शुरू हो चुकी थी। शाम होते होते सभी रीता के घर बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकल गए थे। आरव भी नज़र रह रहकर साक्षी की तरफ जाती, पर उसका दिमाग उसे साक्षी से दूर रहने के लिए कहता। वह अपना दिल तो पहली ही बार में उसकी मासूमियत पर हार चुका था, लेकिन वह यह भी जताता था कि उन दोनों के बीच में उम्र का एक लंबा फासला है। साथ ही साथ आरव के 2 बच्चे भी थे, जिन्हें पता नहीं साक्षी ठीक से संभाल पाएगी या नहीं। वह साक्षी से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाकर रखना चाहता था, क्योंकि अपने 5 साल के बच्चे के लिए वह 20 साल की माँ कभी नहीं चाहता था। जब वह पार्टी में पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों का आकर्षण का केंद्र साक्षी ही थी। सभी उसी को देख रहे थे। कोई उसकी खूबसूरती की चर्चा कर रहा था, तो कोई हाल ही में हुए उसकी और आरव की शादी की। आरव के छोटे जीजा जी यानी कि मुकेश जी बहुत बहुत देर से आरव को नोटिस कर रहे थे। मुकेश जी और आरव के बीच अच्छी बनती थी। वह आरव से बोले, इन लोगों का तो दिन भर लगा रहेगा, चलो हम कहीं बाहर जाकर बैठते हैं। आरव उनके साथ गार्डन एरिया की तरफ चला गया। वहाँ रखी हुई छोटी सी दीवारों पर दोनों टिक कर खड़े हो गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। तो कैसी लग रही है नई नई शादी? मुकेश जी ने चिढ़ाते हुए पूछा। जीजा, आप जानते हैं यह शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे पास एक बीबी हो जो बच्चों की माँ कहलाए और कस्टडी लेते टाइम मेरा केस स्ट्रांग हो, आरव ने कहा। सिर्फ यही तो नहीं होता ना आरव, पत्नी है तुम्हारी, पति पत्नी जैसा भी तो कोई रिश्ता होगा ना। आरव ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, वह बहुत मासूम है जीजा, पता नहीं क्यों मेरे मन में एक गिल्ट है कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? आरव के जीजा ने जानना चाहा। हम दोनों के बीच उम्र का एक लंबा फासला है 2 साल 4 साल नहीं, पूरे 13 साल का फासला। और मेरा गुस्सा आप जानते हैं, 2 दिनों में इतना तो मैं समझ गया हूँ कि वह छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है, फिर हनी और बनी के साथ पता नहीं कैसे संभाल पाएगी। आरव, तुम कोशिश करोगे अपनाने की तो वह तुम्हें भी अपनाएगी। बाकी एक बात मैं कह सकता हूँ, लड़की बहुत अच्छी है। आज के दौर में जहाँ लड़कियाँ सिर्फ अपनी खुशी चाहती हैं, उस लड़की ने दोनों परिवारों की इज्जत के लिए अपने पापा के कहने पर एक बार में शादी के लिए हाँ कर दी। और मेरी बात हुई थी माँ से, परिवार के साथ भी घुल मिल गई है। आरव और मुकेश जी जब बात करके अंदर पार्टी एरिया में आए, तब देखा कि केक कटने की तैयारी हो रही थी। आरव ने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई। वह साक्षी को देखना चाहता था, पर साक्षी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसे साइड के एक सोफे पर साक्षी बैठी हुई दिखाई दी, जिसके एक तरफ हनी और दूसरे तरफ बनी बैठा था। हनी और बनी दोनों जुड़वा थे। साक्षी उन दोनों से बातें कर रही थी और वे दोनों उसकी बातों का जवाब दे रहे थे। उन दोनों को इस तरह बातें करते देख आरव को अच्छा लगा। उसने अपने कदम उनकी ओर बढ़ा दिए। उसे देखते ही हनी और बनी दौड़ते हुए उनके पास आए। आरव अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को अपने गले से लगाता है। कैसे हैं मेरे दोनों शरारती बच्चे? पापा, हम शरारत कहाँ करते हैं? अच्छा, और जो आप करते हो उसे क्या कहते हैं? क्या पापा आप भी? कहकर हनी ने अपना मुंह बना लिया। आरव ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। घर के सभी बच्चे पूरे पार्टी के दौरान साक्षी के आसपास ही रहे। साक्षी में खुद भी बचपना था और वह उन बच्चों के साथ मिलकर अपना बचपन मानो और भी बढ़ गया था। उसकी उछल कूद को घर के सभी लोग मुस्कुरा कर देख रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग बच्चों को लेकर लौट रहे थे, तो सभी 6 के 6 बच्चे इस बार साक्षी के साथ बैठने की जिद कर रहे थे। आरव ड्राइविंग सीट पर बैठा था और साक्षी उसके साथ वाली सीट पर बैठने वाली थी कि बाकी बच्चे भी जैसे तैसे करके उसी कार में अपने बीच बैठा लेती है। घर पहुंचते पहुंचते रात का 1 बज चुका था। बच्चों के लिए एक ही कमरा था जिसमें 6 के 6 बच्चे साथ ही रहते थे।
साक्षी ने सभी बच्चों को सुलाया, उनके उनके ब्लैंकेट्स ठीक किए, लाइट ऑफ करके एक हल्की रोशनी वाला लैंप जला दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली। शिवम उसे देख रहा था। भैया, आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई, शिवम ने कहा। जा ही रही थी, गुड नाइट। शिवम भी उसे गुड नाइट बोलता है। साक्षी आरव के कमरे की ओर चली गई। नेहा आई और शिवम के बाजू को पकड़कर अपना सिर उसके कंधे पर रख कर बोली, चलो अब हम भी सोने के लिए चलते हैं। वैसे भी मैं आज थक गई हूँ। शिवम ने चारों तरफ देखा, फिर झुककर नेहा को गोद में उठा लिया और कहा, अगर तुम थक गई हो तो चल, तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। कहो तो तुम्हारे पैर भी दबा दूँ। कहते हुए वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अच्छा, अब आप मेरे पैर दबाएंगे? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी किया ही ना हो। नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। शिवम कमरे में आकर नेहा को उतार देता है और अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। वह बाहर निकले तब तक नेहा बिस्तर लगा चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने गहने उतार रही थी। शिवम को देखते ही नेहा बोली, मुझे लगता है साक्षी आरव को बदल देगी। बहुत ही भोली है, कहीं वो आरव के चक्कर में मुरझा ना जाए। बाल खोलते हुए नेहा बोली। शिवम ने उसकी बात सुनकर कहा, उसने एक ही दिन में पूरे बच्चे का दिल जीत लिया। उसके अंदर कुछ अलग ही खास बात है। वो तो है। कहते हुए शिवम अपना फ़ोन लेकर बिस्तर पर बैठ गए। नेहा बाथरूम से नहाने चली गई। शिवम अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। नेहा बाथरूम से बाहर आई और अपने गीले बाल सुखाने लगी। शिवम बिस्तर पर लेटते हैं और नेहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मैं कर दूंगा, वैसे भी तुम थक गई हो ना। नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं थकी हूँ। थैंक यू सो मच, पर मैं इतना तो कर ही लूँगी। यह तुम्हारा अच्छा है। जब मैं कुछ नहीं करता तब कहती हो कि मेरी मदद नहीं करते। अब करना चाहता हूँ तो मना कर रहे हो। हाँ, क्योंकि आप क्या मदद कर रहे हो अभी मैं देख रही हूँ, कहकर नेहा तौलिया सूखने के लिए डालती है और आकर बिस्तर पर लेट जाती है। साक्षी अपने कमरे में आई तो आरव नहा रहा था। साक्षी अपने गहने उतारकर सभी को संभाल कर डब्बे में रख देती है। तभी आरव बाहर निकला। वह आईने में साक्षी को देखते हुए उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम्हें पहले से पता था हनी और बनी के बारे में? साक्षी अपनी गर्दन झुका लेती है। आरव समझ गया कि वो नहीं जानती थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ के अंगूठे से अपने हाथों को सहलाते हुए बोला, पिछले 2 साल से मैं उनकी कस्टडी का केस लड़ रहा हूँ और मैं इसी वजह से शादी करने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि इससे मुझे बच्चों की कस्टडी हासिल करने में मदद मिलेगी। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से गर्दन हाँ में हिला दिया। साक्षी, तुम बहुत छोटी हो, शायद यह सब ना समझो, पर मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी किसी भी हाल में चाहिए। आरव उठकर खड़ा हो गया और बोला, एक बार ये कस्टडी मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। आज़ाद मतलब? साक्षी भी खड़े होते हुए बोली, तलाक। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, उसके बाद जो चाहे कर सकती हो, आरव ने कहा। तलाक का नाम सुनते ही साक्षी आरव की ओर देखने लगी। कहाँ वह इस रिश्ते को निभाने की सोच रही थी और कहाँ आरव के दिमाग में तलाक तक की बात आ चुकी थी। आरव बिना कुछ बोले जाकर बिस्तर पर लेट गया। साक्षी भी आई और बिस्तर के दूसरे किराने पर लेट गई। साक्षी तो सो चुकी थी, लेकिन आरव बिस्तर पर यह सोचकर इधर उधर करवटें बदल रहा था कि आरव करवट लेता रहा और बार बार साक्षी की तरफ देखता रहा। वह देख रहा था कि साक्षी, जो कि एक तरफ करवट लेकर लेटी थी, अब दोबारा पलटी ही नहीं। 2-3 दिनों में साक्षी को उसने सोते हुए देखा था। वह 1 घंटे में ज़्यादा एक तरफ मुड़कर नहीं रह सकती थी। उसे सच में रात को साक्षी के पास अच्छा लगता था रहने में। वह चाहता था कि साक्षी सो जाए तो वो साक्षी को अपनी तरफ लेकर सो जाए। तभी आरव के दिमाग में आया, शायद साक्षी सोई नहीं है। अब उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पे रखा
और धीरे से आवाज़ दी, साक्षी। साक्षी पलटी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आरव, जो कि अब तक लेटा हुआ था, साक्षी को अपने करीब खींचकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? साक्षी ने अपने आप को आरव से छुड़ाया और फिर अपनी जगह पर जाकर लेट गई। आरव उठकर साक्षी की तरफ आया और दूसरी तरफ जाकर घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। साक्षी उठकर बैठी और अपनी हथेली के पीछे से अपने दोनों गालों पर आए आंसुओं को पोंछकर बोली, आपको क्या करना है कि क्या हुआ क्या नहीं? आप जाइए, सो जाइए। साक्षी। आरव उसके सामने आकर बैठ गया। साक्षी, जो अब तक चुपचाप रो रही थी, अब सुबक सुबक कर रोने लगी। बताओगी तभी तो समझ में आएगा ना, आरव ने कहा। वही तो, आप ही बताओगे तो तभी समझ में आएगा ना कि क्या हुआ। सच में आपकी वजह से रो रही हूँ मैं, क्या हुआ, क्या करूँ? वह जोर से रोने लगी। आरव दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाज़ा बंद था। उसने आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और फिर साक्षी से बोला, क्या किया मैंने तुम्हें रुलाया? अभी किसने मुझसे कहा कि मुझे तलाक दे दोगे? आरव अपनी पलकें झुकाकर नीचे की तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे यह भी नहीं पता कि कभी मैं आपको अच्छी लगूंगी भी या नहीं, पर आप मुझे अच्छे लग रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तलाक, साक्षी ने अपनी बात कह दी। आरव ने नज़रें ऊपर उठाई और साक्षी को देखने लगा। कितनी आसानी से साक्षी ने अपने दिल की बात कह दी थी। भले ही यह प्यार का इजहार नहीं था, लेकिन यह उस रिश्ते को स्वीकारना था जो इन दोनों के बीच बन चुका था। साक्षी साफ शब्दों में कह रही थी कि वह इस रिश्ते को वक्त देगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है ना मेरी और तुम्हारी उम्र में कितना फासला है, आरव ने कहा। पता है, आपको पता है, कल मेरे पापा आए थे। उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा उन्होंने तुम्हें? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यह ना समझूं कि आप उम्र में मुझसे बड़े हो, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ मेरे पापा से 5 साल छोटी थी, लेकिन मेरे पापा से पहले चली गई। मेरी थोड़ी ना गलती है कि मैं आपसे 13 साल बाद दुनिया में आई, लेकिन क्या आपकी गलती नहीं है कि शादी करने के बाद मुझे तलाक की धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। बोलते हुए झूठ, साफ साफ झूठ। साक्षी ने फिर से अपने आंसू पोंछे। क्या झूठ? आरव ने कहा। अभी अभी आप मुझे कह रहे थे कि मुझे छोड़ दोगे। हाँ, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम खुश नहीं हो। आरव ने भी अपनी बात कही। आपने मुझसे पूछा कि मैं खुश हूँ या नहीं, मैं क्या चाहती हूँ। आरव को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। क्या बोलता, इसीलिए चुप रहा। क्या आपने मुझसे जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ? भले ही शादी किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन हो तो गई है ना। आरव खामोश था। वह साक्षी से बड़ा था और उससे ज़्यादा समझदार भी, लेकिन अभी साक्षी की बातें समझदारी वाली थी और आरव की नादानी वाली। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है? साक्षी ने कहा। साक्षी, कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई और होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? आरव ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। मेरी भी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो क्या हम एक दूसरे में प्यार ढूंढ सकते हैं? क्या पता आपको जैसी बीबी चाहिए वो मैं हूँ और मुझे जैसा लड़का चाहिए था वो आप हो। आरव उसके बाल जो उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे दोनों तरफ से कानों के पीछे करते हुए पूछा, तुम निभाओगी यह शादी? साक्षी ने जोर से अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, तो इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ? पछतावा नहीं होगा तुम्हें कि तुम 2 बच्चों की माँ और 2 बच्चों के बाप से तुम्हारी शादी हुई है? अच्छा है ना, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ेगा, ना ही मुझे दर्द सहना पड़ेगा जो लड़कियां सहती हैं। अफसोस नहीं होगा कि तुम्हें एक सेकंड हैंड हस्बैंड मिला है। कहकर आरव मुस्कुराते हुए उसी की ओर देखने लगा। इस वक्त साक्षी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके गाल, नाक और आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। साक्षी का यह गुलाबी चेहरा आरव को काफ़ी आकर्षक लग रहा था। सेकंड हैंड, अब इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वह इतनी भोलेपन से बोली कि आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने अपने कंधे को खींचकर अपने करीब किया और अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम्हें सच में पछतावा नहीं होगा इस रिश्ते से?
साक्षी ने उसके सीने पर रखे हुए अपने सिर को ना में हिला दिया। आरव उसके बाल पर अपने होठ होठ को रखते हुए बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें रोना पड़ा। आपको अफसोस है इस बात का कि मैं आपके लिए रोई? हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम हंसती हुई खिलखिलाती हुई ही अच्छी लगती हो। तो फिर मुझे एक जोक सुनाकर हंसा दीजिए, साक्षी ने मुस्कुराकर कहा। साक्षी की बात सुनकर आरव ठहाका मार कर हंस पड़ा। जोक? वह भी उसने आज तक जिंदगी में कभी भी नहीं बोला होगा। साक्षी हंसे ना हंसे पर आरव की हंसी रुक नहीं रही थी और आरव को इस तरह हंसता हुआ देखकर साक्षी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। साक्षी आरव को देख रही थी जो कि इस वक्त सब कुछ भूलकर हंस रहा था। आरव के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साक्षी मानो उसमें खो चुकी थी और मुस्कुराहट एकटक आरव को देखती रही। आरव का जब हंसना रुका तो साक्षी को देखता हुआ बोला, अब पक्का कल मैं 2-4 जोक याद करके रखूंगा ताकि कभी अगर तुम रो दो तो मेरी वजह से तुम्हें वह सुनाकर मैं हंसा सकूं। मतलब आप कल भी मुझे रुलाएंगे? साक्षी की आंखें फिर से भरने को आई थी। हे साक्षी, प्लीज़ डोंट क्राई, कहकर उसने उसका हाथ थाम लिया। देखो साक्षी, मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि इस सॉफ्ट टोन में तो मैंने आज तक किसी से भी बात नहीं की। मेरा दिमाग तो हमेशा गर्म रहता है, तो मैं कुछ बोल दूंगा तो रो मत देना। साक्षी अपने हाथ को आगे करके बोली, फिर आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? व्हाट? अब ये क्या है? आरव बोला, शुरुआत तो हमेशा दोस्ती से होती है ना, बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? साक्षी ने कहा। गुड पॉइंट, कहकर आरव ने अपना हाथ साक्षी के हाथ में दे दिया। मेरी जिन सहेलियों के बॉयफ्रेंड है ना, उनके बॉयफ्रेंड उनकी सभी बातें मानते हैं, सभी नखरे भी उठाते हैं। आपको भी वही करना है, साक्षी चहकते हुए बोली। आरव ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं अब तुम्हारी सारी बातें मानूंगा? साक्षी पलथी मारकर बेड पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखते हुए बोली, आप तो बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ गए सब कुछ। आरव भी उसके सामने बिल्कुल वैसी पलथी मारकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखते हुए बोला, बिल्कुल, और मैं अब यह भी समझ गया हूँ कि तुम किस तरह से मुझे टोपी पहनाने की कोशिश कर रही हो। साक्षी अपनी आंखें छोटी करके आरव की आंखों में देखती है तो आरव भी बिल्कुल उसकी नकल करते हुए अपनी आंखें छोटी करके उसकी आंखों में देखा। मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई? आरव ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मतलब आप समझ गए कि मैं आपको शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी? बिल्कुल, मैं समझ गया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर अपनी बात मनवाई जा रही है, आरव ने उसकी नकल करते हुए कहता है। साक्षी अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, मतलब मेरा इतना सब कुछ करना सब बेकार हुआ? आरव उसके हाथ को पकड़कर खींचता है। साक्षी उसकी बाहों में आ गई। बेकार तो नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ मैं आज तक कभी किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बना, गर्लफ्रेंड भी बनाकर देख लेना चाहिए, कहकर आरव ने साक्षी के माथे को चूम लिया। फिर आरव साक्षी का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम की तरफ ले गया। चलो अब जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ जाओ, कहकर वह बेड पर आ गया। थोड़ी देर बाद साक्षी भी फ्रेश होकर आई और अपने किनारे सोने लगी थी। आरव बिस्तर के बीच में आ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने ओर खींचते हुए बोला, इधर आ जाओ, जब वक्त देना ही है तो मुझे भी दो। साक्षी उसके कंधे पर सिर रखकर लेट गई। आज आरव को साक्षी को अपने करीब लाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज आरव साक्षी के सोते वक्त हाथ पैर फैलाने की आदत को भी समझ चुका था। बेचारा कभी अपने पेट को सहलाता तो कभी अपने नाक को, पर मजाल है कि उसने साक्षी को अपनी बाहों से आज़ाद किया हो। सुबह जब साक्षी उठी तो वह आरव की बाहों में थी। साक्षी उसका हाथ हटाकर उतरने वाली थी कि आरव उसे खींचकर अपनी नज़दीक लिया और उसके कान में पास जाकर बोला, गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड। साक्षी मुस्कुराकर आरव की तरफ देखती है। आपको भी याद है हमारी रात वाली बातें? मैं तुम्हें गजनी नज़र आता हूँ जो हर कुछ घंटे के बाद बातें भूल जाऊँगा। साक्षी भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोलती है और मोबाइल लेकर अपने पापा को कॉल करने के लिए गैलरी की ओर बढ़ जाती है। आरव मुस्कुराते हुए उसी की ओर देख रहा था। इतना बदला हुआ उसने आज तक अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था।
लोग उसे घमंडी कहते थे, पर वह साक्षी के लिए बदल रहा था। आज साक्षी की आवाज़ में एक सच्ची हंसी थी, जो कि उसके पापा ने महसूस कर ली थी। क्या बात है, मेरा बच्चा आज बहुत खुश है। महेंद्र जी बोले। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपने कहा था ना कि मेरे मन में क्या है मुझे आरव जी से बोलना चाहिए। मैंने सब उनको कह दिया पापा। आरव ने तुझे डांटा तो नहीं? महेंद्र जी ने चिंता करते हुए पूछा। साक्षी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आपको मेरी हंसी से लग रहा है कि मुझे डांट मिली होती तो मैं इतना मुस्कुराती? भगवान तुझे खुश रखे। ठीक है पापा, अभी रखती हूँ। वह वापस कमरे में आती है। आरव अपने जिम की ओर चला गया। साक्षी भी नहाकर पूजा करने के लिए पूजा घर की ओर बढ़ गई। आरव अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसकी सेक्रेटरी ने आकर उसे एक फाइल दी। अपने काम को छोड़कर आरव उस फाइल को उसके हाथ से लेता है और उसके पहले पन्ने को देखता है। पेज पे नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। यह तस्वीर साक्षी की थी। आरव ने साक्षी की जानकारी निकलवाने के लिए कहा था, जो इस वक्त उसके सामने थी। उसने उस फाइल में मौजूद भी और भी फोटोग्राफ्स को देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे से हंसी गायब होने लगी। तस्वीर में साक्षी एक लड़के के साथ थी। किसी तस्वीर में वह उसके गले लगी हुई थी, तो किसी तस्वीर में लड़का उसकी चोटी खींच रहा था, तो किसी में उसने कंधे पर बैठाया हुआ था, तो किसी में उसके गोद में सिर रख कर लेटा हुआ था। तस्वीरें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वे दोनों कितने करीब हैं। आरव ने फाइल में पढ़ा, उस लड़के का नाम अर्पित है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की दोस्ती लगभग 16 साल पुरानी है। आरव अपने मन से कहता है, 16 साल पुरानी, यानी जब ये दोनों 4-5 साल के थे तभी से एक दूसरे को जानते हैं। वह आगे क्या लिखा हुआ था यह पढ़ना छोड़ चुका था। उसने फाइल में लिखे हुए आगे के शब्दों को यूं ही छोड़ दिया और उन तस्वीरों को देखने लगा। उन तस्वीरों में उसकी नज़रें जम चुकी थी और उसकी मुट्ठियाँ इतनी कसने लगी थीं कि तस्वीरें तक मुड़ने लगी थीं और उसने उस फाइल को अपने से दूर ढकेला और कुर्सी पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्से से उसके अपने दांत बीच रखे थे। झूठ बोलकर रिश्ते की शुरुआत कर रही थी तुम मुझसे? लड़का नहीं है, कह रही थी। जितनी भी तस्वीरें तुम्हारी इसके साथ है उनसे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि तुम दोनों कितने करीब हो। आई हेट यू। तुम्हारी मासूमियत ने धोखा खा गया हूँ मैं। तुम्हारे भोले चेहरे के पीछे का चेहरा नहीं समझ पाया मैं जैसा था वैसा ही अच्छा था। तुम्हारे लिए बदलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह उठा और उस फाइल को अपने ड्रॉवर में डालकर ऑफिस से बाहर निकल आया। आरव अपनी कार ड्राइव करके एक सुनसान समुद्र के किनारे पहुंचा था। वहां एक सुनसान जगह पर बैठा वह समुद्र की लहरों को देख रहा था। वह क्या सोच रहा था या यह उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना ज़रूर था कि वह गुस्से में था और यह गुस्सा उसे साक्षी पर आ रहा था। वह जाने कब तक वहां बैठा रहा। इधर घर पे सब खाना खा चुके थे, उसे फ़ोन लगा रहे थे लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। शिवम जी विक्रम से बोले, क्या तुम्हारे सामने ही वह ऑफिस से निकला था? हाँ भैया, मैंने खुद देखा था भाई को निकलते हुए। कहाँ जा रहा था यह लड़का? कहकर शिवम जी ने फिर से फ़ोन उठाया और नंबर मिलाया। तभी आरव अंदर आता दिखाई दिया। सभी को इग्नोर करता हुआ वह आगे बढ़ने लगा, जिस पर उसके पापा ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, बताकर नहीं जाते? कोई बात नहीं, लेकिन सामने से अगर कोई कॉल करे तो रिसीव तो कर लिया करो। आरव पलटकर उनकी तरफ देखता है और बोला, आपको पता है ना, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे ज़्यादा रोक टोक करे। इसे रोक टोक नहीं करना कहते हैं आरव, फिक्र होती है हमें तुम्हारी। शिवम जी ने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसके लिए आप इतनी फिक्र करें। कहकर आरव अपने कमरे की तरफ चला गया। साक्षी भी अभी
अपने सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। आरव को देखते ही वह खड़ी होकर उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, कहाँ थे आप आरव जी? सभी परेशान थे आपके लिए। आरव गुस्से से उसकी ओर देखता है और फिर उसे इग्नोर करते हुए बाथरूम में चला जाता है। उसने शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थी और बंद आंखों के सामने अभी भी वह तस्वीरें घूम रही थी जिनमें साक्षी अर्पित के साथ थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गुलाबी नसें साफ दिखाई दे रही थी, सांसें गहरी होती जा रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर 2-3 बार दीवार पर मारी और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। इधर साक्षी यह सोचकर परेशान थी कि आरव को क्या हुआ है। सुबह तक तो सब ठीक था। तभी आरव बाथरूम से बाहर निकला, एक तौलिया कमर पर लपेटे और दूसरा तौलिया गले में डाले वह अपने बेड की तरफ जा रहा था। आरव जी, आप यहीं खाना खाएंगे या नीचे आएंगे खाना खाने के लिए? साक्षी ने कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। आरव जी सुनिए ना। आरव बिना कोई जवाब दिए अपने कपड़े लेता है और वहीं पहनने लगता है। साक्षी आगे बढ़कर उसके हाथ से तौलिया लेने जाती है तो वह उसके हाथों को झटक कर तौलिया जमीन पर फेंकते हुए बोला, मुझसे दूर रहो। क्या हुआ आरव जी? कहकर साक्षी उसका हाथ पकड़ने लगी। आरव अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहना। क्या हुआ आरव जी? साक्षी ने फिर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सेड अप, मैंने जो कहा है वह ध्यान से सुनो, याद रखो। उसने अपनी उंगली साक्षी की ओर पॉइंट करते हुए कहा। धीरे धीरे आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे और वो वहीं खड़ी आरव को देखते देखते रोने लगी। साक्षी के रोते हुए चेहरे को देखकर आरव को बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों अभी भी उसे साक्षी मासूम ही लग रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन जो तस्वीर वो देखकर आया था वे अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। तौलिया वहीं फेंकते हुए उसने अपना लैपटॉप बैग खोला और उसमें से एक पेपर निकालकर साक्षी की ओर बढ़ाते हुए बोला, साइन करो इस पर। साक्षी बस रोए जा रही थी। उसने उस पेपर को हाथ भी नहीं लगाया। आरव उसका हाथ पकड़ता है और साथ में वह पेपर थमाते हुए बोला, साइन कर दो। साक्षी अपने दूसरे हाथ में अपनी आंखें पोंछती है और पेपर को देखा जिस पर लिखा था डिवोर्स पेपर। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी कल आएगा। आप लोग हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।